बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SQL सर्वर की सीरीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टडी करेंगे SQL के नल इफ़, इज़ नल एंड कॉलेस कि इन फंक्शंस को हम क्यों और कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम यही स्टडी करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले एग्जांपल नल इफ़ के ऊपर कि नल इफ़ क्या है और इसका इनपुट और आउटपुट क्या होता है। नल इफ़ बेसिकली दो वैल्यूज़ का इनपुट लेता है। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो नल इफ़ हमें नल रिटर्न करता है, अदरवाइज़ जो उसकी फर्स्ट वैल्यू होती है वो फर्स्ट वैल्यू हमें वो रिटर्न करता है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ये लिखूं सेलेक्ट नल इफ़ और मैं इसे कहूँ 1,1, तो इट्स मीन्स कि ये हमें नल वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर मैं इसे लिखूँ 1,2, तो 1 और 2 जो है वो इक्वल नहीं है, तो ये हमें उसकी फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। डेटाबेस हम नॉर्थ विंड सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हम काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब नल इफ़ को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स ज्वाइन प्रोडक्ट्स ऑन प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ प्रोडक्ट नेम कामा नल इफ यूनिट प्राइस जो ऑर्डर डिटेल की थी और यूनिट प्राइस जो उस प्रोडक्ट के टेबल में थी। ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ नल इफ इक्वल, कि ये हमें नल रिटर्न करेगा अगर वो इक्वल होगा तो। नल इफ इक्वल, कि अगर ये दोनों बराबर होंगे प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस और ऑर्डर की यूनिट प्राइस, तो देन ये हमें क्या करेगा, नल रिटर्न करेगा। अदरवाइज क्या करेगा, वो यूनिट प्राइस रिटर्न करेगा जो यूनिट प्राइस ड्यूरिंग ऑर्डर थी। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। हम यहाँ से क्या करते हैं, टॉप 10 उठा लेते हैं फॉर बेटर, कि हमारे पास शॉर्ट डेटा आ जाए। एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे उसने कहा जी कि ये जो प्रोडक्ट थी, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू बराबर नहीं थी यूनिट प्राइस की और प्रोडक्ट प्राइस की, तो उसने जो पहली प्राइस थी वो दे दी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यूनिट प्राइस एज अ ऑर्डर यूनिट प्राइस और यूनिट प्राइस एज अ प्रोडक्ट यूनिट प्राइस। तो हम ये दोनों कॉलम साथ में ऐड कर देते हैं और दोबारा एग्जीक्यूट करके रिजल्ट देख लेते हैं। मीन्स कि ये दोनों इक्वल नहीं थी तो उसने फर्स्ट दे दी, दोनों एग्जैक्ट इक्वल थी तो उसने नल रिटर्न कर दिया। जिस केस में वो इक्वल नहीं है, फर्स्ट वैल्यू उसने रिटर्न की। ठीक है, अब अगर इसी काम को मुझे केस के थ्रू करना पड़े, कि यही काम हमें केस लगा के करना पड़े, तो फिर हम कैसे करते हैं। हम ये लिखते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स ज्वाइन प्रोडक्ट्स ऑन प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी एंड ऑर्डर डिटेल डॉट प्रोडक्ट आईडी। सेम उसी तरह से मैं इसे कहता हूँ टॉप 10 प्रोडक्ट नेम। ये वाला काम जो नल इफ़ ने किया, अगर हमें ये काम केस के थ्रू करना पड़ता है तो देन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ केस व्हेन
यूनिट प्राइस इक्वल टू यूनिट प्राइस, कि जो हमारी ऑर्डर डिटेल की यूनिट प्राइस है वो और जो प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस है अगर वो बराबर है देन नल रिटर्न करो, एल्स मैं इसे कहता हूँ यूनिट प्राइस ऑर्डर डिटेल वाली रिटर्न कर दो एंड एज अ नल इफ इक्वल। ठीक है, तो मीन्स कि वही काम अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें केस के थ्रू इतनी लंबी कंडीशंस लिखनी पड़ेगी, जो कि नल इफ जो है हमें वो सिंपल मेथड से आउटपुट दे देता। ठीक हो गया। सेम इसी तरह से नल को हम वारचार के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं और डेट्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर दोनों वारचार सेम होंगे तो वो नल रिटर्न करेगा, सेम नहीं होंगे तो जो फर्स्ट नल इफ के अंदर जो वैल्यू होगी वो हमें वो रिटर्न कर देगा। सेम इसी तरह हम डेट के कंपैरिजन के साथ भी कर सकते हैं कि दोनों कॉलम्स हम डेट टाइम के दे दें और उसको हम मैच कर लें, या सिर्फ डेट के दे दें सिर्फ टाइम के दे दें, तो हम मल्टीपल तरीक़ों से नल इफ को यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं इस नल की तरफ। अच्छा जी, अब इस नल जो है वो हमें कहाँ पे हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स की लिस्ट है हमारे पास कंट्री हैं, उनमें सिटी के नेम्स हैं, उनमें रीजन के नेम्स हैं और कॉन्टैक्ट पर्सन है, कॉन्टैक्ट नेम। तो ये हमारे पास कस्टमर्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ तमाम के तमाम कस्टमर्स का डेटा लोड कर लेता हूँ। अब हमारे पास कुछ जगहों पे रीजन नल है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि मैं कहता हूँ सिटी के बाद जो है कॉन्कैट हो जाए डैश के साथ रीजन, और यहाँ पे मैं इसे कह दूँ एज सिटी रीजन। अब उस केस में नल क्या करेगा, नल जो है वो कॉन्कैट नहीं होगा, जो एग्जैक्ट एक्चुअल जो वैल्यू होगी सिटी की उसको भी उसने नल कर दिया, क्योंकि नल की वैल्यू कॉन्कैट नहीं हुई, बाकी जितनी थी वो कॉन्कैट होगी। ठीक है, तो इस केस में हम ये कर सकते हैं इस नल, अगर ये नल है रीजन तो उसको एम्प्टी कर दें। ठीक है, या उसको कोई भी आप वैल्यू दे दें, नो रीजन असाइंड या वट एवर जो भी आप देना चाहें, या उसको आप एम्प्टी कर दें। अब इस केस में वो क्या करेगा, जो सिटी हमारे पास सिटी नेम्स नल हो रहे थे उनको वो नल नहीं करेगा, उनके आगे लिख देगा कि नो रीजन असाइन, कि ये वाला जो कॉन्टैक्ट नेम है उसको सिटी तो है लेकिन रीजन कोई भी असाइन नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम इसको फर्दर कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल लिया रीजन का वारचार 10, 1, 2 वट एवर जो भी, और मैंने इसे कहा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर रीजन इक्वल टू रीजन। अब सम टाइम होता ये है कि हम लोग वेरिएबल को डबल ऑप्शन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं पैरामीटर को, कि हम ये चाहते हैं कि हम पैरामीटर को अगर वैल्यू पास करें तो वो एग्जैक्ट रिकॉर्ड जो है वो ले आए, अगर हम ना पास करें तो वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड ले आए। अब मैंने इसको एसपी पास किया, तो उस केस में मैं चाहता हूँ कि जब मैं एसपी पास करूँ, मतलब कोई भी उसमें वैल्यू, तो सिर्फ उस रीजन के रिजल्ट हमारे पास ले आए। ठीक है, इसको हम शॉर्ट कर देते हैं, कॉन्टैक्ट नेम, कंट्री, सिटी एंड रीजन। तो हम ये कहते हैं कि जब हम उसको वैल्यू पास करें तो उस केस में वो तमाम के तमाम ले आए। अगर हम उसको वैल्यू पास ना करें, हम उसको नल दें, तो उस केस में वो तमाम के तमाम ले आए। ठीक है, मैं
इसको कॉपी करता हूँ क्यूरी को और यहाँ पे ले आता हूँ। इस क्यूरी को हम कमिट कर देते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि जब मैं इसको नल दूँ पैरामीटर को, तो वो तमाम के तमाम रीजन्स के कस्टमर्स ले आए या तमाम के तमाम कस्टमर ले आए। अगर मैं विदाउट एनी कंडीशन रीजन इक्वल टू एट द रेट रीजन करूँगा जबकि हमारे पास वैल्यू नल आ रही है, तो हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो एम्प्टी आएगा, क्योंकि हमने आंसी नल के ऊपर अभी स्टडी करना है कि आंसी नल क्या होता है। अच्छा, अब इस केस को अगर हल करना हो तो उसके लिए हम करते हैं इज नल क्या करता है, फर्स्ट वैल्यू को देखता है, जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है अगर वो नल है तो देन वो डिसाइड करता है सेकंड ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, तो मैंने इसे कहा इज नल, अगर एट द रेट रीजन जो है वो नल हो तो रीजन की वैल्यू पास कर दो, मीन्स के 1 = 1 कर दो। ठीक है, तो इस केस में वो क्या करेगा, तमाम के तमाम रैकेट्स जो है वो ले आएगा। ठीक है, दूसरा, अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करें कि हमारे पास जो नल रीजन थे वो ख़त्म हो गए। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इज नल, क्योंकि रीजन के अंदर भी नल वैल्यू पड़ी है तो इज नल को मैं एम्प्टी कर देता हूँ और यहाँ पे जो रीजन में नल पड़ी है इसको भी हम इज नल इक्वल टू एम्प्टी कर देते हैं। मीन्स के मैंने क्या किया, इज नल के अंदर एक और इज नल लगा दिया। मैंने से कहा अगर जो पैरामीटर की वैल्यू है वो नल है तो देन रीजन की वैल्यू अगर नल है तो फिर एम्प्टी स्पेस के साथ। तो अब हमारे पास वो रैकेट्स भी आ जाएंगे जो इटसेल्फ नल थे रीजन के। तो अब हमारे पास तमाम के तमाम डेटा आ गया। अगर आपके पास कोई ऐसा कॉलम हो कि जिसमें आपको पता हो कि नल वैल्यू नहीं है और आप पैरामीटर नल भेजें तो तमाम के तमाम रैकेट ले आए, तो उसके लिए आपको डबल इस नल की लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप जस्ट इतना काम करेंगे जो कि हमने पहले किया था, यहाँ से यहाँ तक वाला, यहाँ तक। ठीक है, अगर वो इटसेल्फ वो कॉलम नल नहीं है तो फिर आप ये काम करेंगे तमाम रैकेट्स लाने के लिए। अगर वो कॉलम इटसेल्फ नल है तो फिर आपको दोनों एंड्स पे डबल कंडीशंस लगानी पड़ेगी कि यहाँ पे भी पहले इस नल को एम्प्टी करना पड़ेगा, फिर पैरामीटर को चेक करना पड़ेगा, वो नल है तो फिर उसके अंदर जो कॉलम है उसको फिर अगेन चेक करके ये कंडीशन सेकंड और ये कंडीशन आपको इक्वल करनी है ताकि तमाम का तमाम रैकेट आपके पास आ जाए। अब अगर इसी काम को मुझे केस के थ्रू करना पड़े तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर हम इस नल का इस्तेमाल नहीं करते और इसी काम को केस के थ्रू करते हैं, जिस तरह हमने नल इफ को स्टडी किया केस के लिए, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे केस लगाना पड़ेगा। केस व्हेन एट द रेट रीजन इज नल देन इज नल रीजन एम्प्टी एल्स एट द रेट रीजन एंड। मीन्स के मैंने इसे ये कहा कि अगर मैं कुछ वैल्यू भेजता हूँ, अगर पैरामीटर की कोई वैल्यू है वो नल नहीं है तो ये वाली ऑप्शन चलेगी। इज नल है तो देन वाला पोर्शन चलेगा, एल्स ये वाला पोर्शन चलेगा। तो अब उस केस में वो क्या करेगा कि इस पैरामीटर की वैल्यू इक्वल टू रीजन करके सिर्फ वही रैकेट लाएगा जो कि पैरामीटर की वैल्यू है। ठीक है, अब अगर मैं इसको नल वैल्यू पास कर दूँ, मैं इसी की एक कॉपी बना लेता हूँ, इसको कमिट कर देते हैं, पेस्ट किया। अब अगर यहाँ पे मैं इसको नल दे देता हूँ और हम केस के थ्रू इसको हैंडल करते हैं, तो देन मुझे ये लिखना पड़ेगा केस व्हेन रीजन इज नल। अगर रीजन इज नल है तो देन दिस कंडीशन इक्वल टू दिस कंडीशन, मीन्स के 1 = 1 हमारे पास तमाम का तमाम रैकेट आ जाए। ठीक है, तो ये वही काम करेगा जो इस क्यूरी ने किया था। एग्जीक्यूट करते हैं तो अब हमारे पास नल इक्वल टू नल और बाकी भी जितने रैकेट्स हैं वो तमाम के तमाम आ गए। ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और कोलास के बारे में स्टडी करते हैं।
अच्छा जी, अब कोलैस जो है वो बेसिकली करता क्या है, कैसे परफॉर्म करता है या कैसे एग्जीक्यूट करता है वैल्यूज़ को जो हम उसको पास ऑन करते हैं। कोलैस के अंदर हम लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ देते हैं और वो वैल्यू 1 से कैप्चर करना शुरू करता, जब तक उसको नल मिलती रहेंगी वो उनको इग्नोर करता रहेगा और जैसे ही नल का ब्रेक होगा उस वैल्यू को वो रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल, सबसे बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, सिलेक्ट कोलैस में से कहता हूँ नल मीन्स के फर्स्ट वैल्यू नल, सेकंड वैल्यू नल, और मैं से कहता हूँ थर्ड वैल्यू, देन में से कहता हूँ फोर्थ वैल्यू, एंड देन में से कहता हूँ नल, और देन इसे कहता हूँ सिक्स्थ वैल्यू। अब इस केस में कोलैस क्या करेगा, वो इन पहले जो दो वैल्यूज़ हमने दी हैं कामा सेपरेटेड, क्योंकि लिस्ट इनपुट लेता है तो कामा सेपरेटेड जो दो वैल्यू आई पहली इनको ये इग्नोर करेगा और हमें रिटर्न कर देगा। जैसे ही नल ब्रेक होगी कोई ना कोई वैल्यू उसे मिलेगी तो उस वैल्यू को वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इसने हमें रिटर्न कर दी थर्ड वैल्यू। अब उसके बाद फोर्थ है, फिर नल है, फिर सिक्स है। अगर मैं क्या करूं, फर्स्ट में ही कोई वैल्यू दे दूं और सेकंड को नल कर दूं, थर्ड में वैल्यू, फोर्थ में वैल्यू, फिफ्थ नल एंड सिक्स्थ में वैल्यू, तो उस केस में ये फर्स्ट वैल्यू को हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कोलैस का बेसिक फीचर है। अब इसको हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो हम टेबल के साथ कोलैस की एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, हम कहते हैं सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, हम इसे कहते हैं एम्प्लॉय आईडी, कोलैस रीजन, देन सिटी, देन कंट्री, और आगे हम इन्हीं तीनों कॉलम्स को डिस्प्ले करवा लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअल में क्या हुआ। अब हम इस क्यूरी को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू उसे मिली तो उसने फर्स्ट डिस्प्ले कर दी, सेकंड वैल्यू मिली सेकंड डिस्प्ले कर दी, फर्स्ट मिली फर्स्ट डिस्प्ले कर दी, एंड थर्ड मिली थर्ड डिस्प्ले कर दी। मीन्स कि ये नल इग्नोर्स एंड ये नल उसने इग्नोर कर दिया। ये तो हो गया सिंपल सा काम। अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्यूरी के ऊपर चलते हैं कोलैस से रिलेटेड। तो उसके लिए मैं जल्दी से एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा जी, मैंने क्या किया, मैंने जी एक टेबल का स्क्रिप्ट लिख लिया जल्दी से, जिसमें हमने एम्प्लॉय आईडी, आवरली वेजेस, उसकी सैलरी, देन कमीशन एंड नंबर ऑफ सेल हमने एक ही टेबल में लिया है। या तो उसके आवरली वेजेस होंगे, या उसकी सैलरी होगी, या उसका कमीशन होगा। ठीक है, इसको मैंने एग्जीक्यूट करके एक टेबल बना लिया। इस टेबल में हम कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, उसके लिए मैंने क्यूरी लिख ली। फिर इसके ऊपर हम कैलकुलेशंस करते हैं कि अगर उसके आवरली वेजेस हैं तो वो हमें दे दो, नहीं है तो सैलरी दे दो, अगर वो भी नहीं है तो कमीशन है। तो उस केस में तमाम को प्लस माइनस करके हमें उसकी टोटल सैलरी बता दो कि क्या है। ठीक है, तो मैंने एग्जीक्यूट किया 9 नंबर ऑफ रोज़, क्योंकि हमारे पास 9 एम्प्लॉयज़ थे तो मैंने 9 नंबर ऑफ रोज़ ले ली। अब मैं क्या करता हूँ कि हम उसकी टोटल सैलरी निकालते हैं, क्योंकि टोटल सैलरी हमने 3 किस्म की रखी है, या तो उसके आवरली वेजेस हैं, या उसकी सैलरी है, या उसका कमीशन है। तो कोलैस हमें क्या हेल्प आउट करेगा इस केस में कि वो हमें इनकी टोटल सैलरी निकाल के दे दे एम्प्लॉयज़ की। उसके लिए मैं करता हूँ सेलेक्ट एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम वेजेस। अब यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ एम्प्लॉय आईडी, एंड देन मैं इसे कहता हूँ कोलैस किस चीज़ पे। पहली ऑप्शन है हमारे पास कि वो आवरली वेजेस निकाले।
ठीक है। तो आवरली वेजेस का हम फार्मूला लगा लेते हैं, आवरली वेजेस मल्टीप्लाई बाय 40 एंड मल्टीप्लाई बाय 52, ठीक हो गया। मीन्स कि 40 इन अ वीक एंड 52 वीक्स हैं हमारे पास, तो हमने वो कर लिया 40 इन अ वीक्स और पूरे ईयर में 52 वीक्स हैं। उसके बाद सेकंड चीज़, अगर आवरली वेजेस हैं तो वो इनको मल्टीप्लाई प्लस माइनस करें, ठीक है। मैं यहाँ से यहाँ तक इसको बंद कर देता हूँ। सेकंड, अगर आवरली वेजेस नहीं है तो उसकी सैलरी क्या है वो दे दो। अगर सैलरी भी नहीं है तो देन जो इसका कमीशन है वो मल्टीप्लाई बाय उसकी नंबर ऑफ सेल्स के साथ करके हमें रिटर्न कर दो एज अ उसकी टोटल सैलरी। इसको हम यहाँ पे बंद कर देंगे क्लास को। मीन्स कि हमने उसे कहा अगर उसके आवरली वेजेस हैं, मीन्स कि कुछ एम्प्लॉयज़ के हैं हमारे पास, ठीक है, तो उनकी आवरली वेजेस को मल्टीप्लाई करो 40 के साथ, मीन्स कि 40 इन अ वीक एंड मल्टीप्लाई बाय 52, मीन्स कि 52 वीक्स इन अ ईयर। अगर उसके डेली वेजेस नहीं है, क्योंकि हमने क्लास में पढ़ा है कि वो जैसे ही उसको वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू दे देगा, जब तक नल मिलता रहेगा वो उस नल को इग्नोर करता रहेगा। मीन्स तो इस केस में यहाँ से 5 नंबर एम्प्लॉय से लेके 8 नंबर तक उसको डेली वेजेस नहीं मिलेंगे, तो देन वो हमें क्या रिटर्न करेगा, वो हमें इनकी सैलरीज रिटर्न करेगा। एंड द लास्ट केस, जब उसे डेली वेजेस भी नहीं मिलेंगे, सैलरी भी नहीं मिलेगी, तो देन वो क्या करेगा, कमीशन और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सेल्स, तो टोटल सैलरी हमें वो रिटर्न करेगा। एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसने क्या किया, पहले 4 एम्प्लॉयज़ की डेली वेजेस के हिसाब से, और उसके बाद के जो 4 एम्प्लॉयज़ थे यहाँ से यहाँ तक, उसकी उसने हमें यहाँ से यहाँ तक सैलरीज रिटर्न कर दी, और जो लास्ट वाला था उसका उसने कमीशन के साथ नंबर ऑफ सेल्स को मल्टीप्लाई करके टोटल सैलरी रिटर्न कर दी, ठीक है। तो ये हमारा काम है कोलैस का, कि उससे हम मल्टीपल काम ले सकते हैं। याद रहे कि कोलैस जो है उस वक्त तक वैल्यूज़ को नंबर ऑफ लिस्ट के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं इग्नोर करता रहता है जब तक उसे नल मिलता है। जैसे ही उसे कोई वैल्यू मिलेगी उसको वो प्रेजेंट कर देगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सीक्वल के नल इफ को स्टडी किया और उसके एग्जांपल्स ली, इस नल को स्टडी किया और उसके एग्जांपल ली, फिर उसके बाद हमने कोलैस को स्टडी किया और उसकी एग्जांपल ली। नल इफ के साथ भी हमने किया सिंपल तरीके से, फिर हमने केस के थ्रू किया, फिर हमने इस नल को भी इस नल के थ्रू भी किया और केस के थ्रू किया, और देन हमने कोलैस को किया। उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत सी चीज़ें आपने नई आज सीखी होंगी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। फी अमान।